नमस्कार। प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन के लर्नर्स और सभी दर्शकों का मैं डॉक्टर शालिनी कुशवाहा स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में मैं डॉक्टर शालिनी कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर अंकिता गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। हम दोनों आज एक महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ चर्चा करेंगे, जो है न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। ये CFN 2 ब्लॉक 4 यूनिट 12 से है। आपने देखा होगा कि जब एक शिशु पैदा होता है से लेकर के बुढ़ापे तक आने तक वो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। उसी अवस्था में एक अवस्था है किशोरावस्था, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में। इस सेशन में हम जानेंगे कि जो किशोर लड़के और लड़कियां हैं उनकी पोषण की आवश्यकताएं क्या होती हैं, क्या हैं, और एक नॉर्मल ग्रोथ यानी कि सामान्य वृद्धि किस प्रकार से किशोरों में होती है और उनका पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किशोरावस्था में कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं और उनकी पोषणात्मक स्तर पर क्या प्रभाव है और किस प्रकार हम किसी किशोर या किशोरी को सामान्य वृद्धि देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। एडोलेसेंट यानी कि प्रश्न ये उठता है कि एडोलेसेंस हम किस उम्र के बच्चे को कहेंगे, किसे कहेंगे। तो 13 से 18 साल तक के बच्चे को हम एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था में मानते हैं। एडोलेसेंट एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें कि वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है। ये चाइल्डहुड यानी कि बचपन, जैसे कि स्कूल जाने वाला बच्चा, और अडल्टहुड यानी युवा होने के बीच की अवस्था है। अर्थात एक स्कूल जाने वाला बच्चा किशोरावस्था को पार करते हुए युवा की तरफ अग्रसर होता है और इसी किशोरावस्था में वो युवा बनने के सभी चीज़ों को ग्रहण करता है, खासतौर से शारीरिक, मानसिक और जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी भी प्राप्त करता है। ये एक वृद्धि की उम्र है, इसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती है और ये वृद्धि उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर को भी प्रभावित करती है। लड़का हो या लड़की, दोनों में ही शारीरिक परिपक्वता आती है और वो चाहता है कि वो एक वयस्क की भांति व्यवहार करे, वयस्क की तरह आत्मनिर्भर हो, उसे किसी भी प्रकार से किसी से सहायता न लेनी पड़े। इसी प्रकार अगर हम शारीरिक मापदंडों की बात करें तो सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। 13 से 18 साल की उम्र तक आते आते उसकी लंबाई लगभग एक वयस्क की लंबाई के बराबर हो जाती है और वो लैंगिक परिपक्वता भी उसमें आ जाती है। अगर हम वजन की बात करें तो 10 से 18 साल में लगभग वजन 2 गुना हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर 10 साल के बच्चे का वजन लगभग 32 केजीज के आसपास है तो वो 18 साल तक आते आते लगभग 58-59 केजीज हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वजन में कितनी शीघ्रता से बढ़ोतरी होती है किशोरावस्था में, और ये बढ़ोतरी उसके विभिन्न सिस्टम्स पे भी होती है, विभिन्न तंत्रों पे भी होती है, विभिन्न जो हमारे अंग हैं उन पे भी होती है। उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, उनका आकार बदलता है। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो अस्थियों का निर्माण होता है वो तेजी से होता है, उसके आकार में वृद्धि होती है, क्रियाशीलता में परिवर्तन होता है और साथ में मांसपेशियों का विकास होता है, जिससे कि वो बच्चा उसमें ग्रोथ होती है। किशोरावस्था की शुरुआत बेसिकली यौनारंभ से होती है। अब बात उठती है यौनारंभ किसे कहते हैं। यौनारंभ एक किशोरावस्था में होने वाले वो सभी परिवर्तन जो कि उस बच्चे या उस व्यक्ति को सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रदान करते हैं, उसको हम यौनारंभ में रखते हैं। और ये यौनारंभ जो है वो लड़कियों में मीनार्की से और लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस से दिखाई देता है। एट द एंड ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था के अंत में
वो बच्चे का प्रजनन तंत्र पूर्णतः विकसित हो चुका होता है और किशोरावस्था के अंत तक आते आते वो पूरा परिपक्व हो चुका होता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है प्रजनन अंगों के विकास होने का, किशोरावस्था। किशोरावस्था में खास तौर से प्यूबर्टी भी दिखाई देती है। प्यूबर्टी, जैसे कि मैंने बताया, यौनारंभ किशोरावस्था की शुरुआत से शुरू होती है और किशोरावस्था के अंत तक आते आते वो परिपक्व हो चुकी होती है। और जिस बच्चे का खान पान या उसकी आहार कम ठीक होता है, नहीं सही होता, तो जो किशोरावस्था में परिपक्वता में अगर कोई कमी रह जाती है तो वो उसका फिर युवावस्था में आते आते उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए ये आवश्यक है कि किशोरावस्था में खान पान का ध्यान दिया जाए। अब हम बात करेंगे फिजिकल ग्रोथ एंड प्यूबर्टी की। सबसे पहले तो जैसा कि अभी हमने बताया कि किशोरावस्था में वृद्धि बहुत तेजी से होती है, जिसे हम वृद्धि स्फुरण भी कहते हैं, यानी कि ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। ये वृद्धि हम वजन और लंबाई दोनों से देखते हैं। वजन में भी वृद्धि होती है और लंबाई में भी वृद्धि होती है। लड़कियों में मिनार्की, अभी हमने बताया कि मिनार्की दिखाई देती है। मिनार्की का मतलब है जो महीने में 3-4 दिन ब्लड का आना, जो वो एक नॉर्मल फीचर है जो लड़कियों में सेक्सुअल मैच्योरिटी को दर्शाता है, और बॉयज में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। ये जो वृद्धि स्फुरण है ये किशोरावस्था के बाद बहुत धीमी गति से होता है। इसकी दर किशोरावस्था में बहुत तेज होती है और वो दर हमें लगभग जो शिशु होता है उसमें दिखाई देती है। शिशु के बाद ये वृद्धि की दर लगभग केवल किशोरावस्था में ही होती है। बाकी सभी अवस्थाओं में वृद्धि होती है पर उतनी तेजी के साथ नहीं होती। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस चीज को मॉनिटर करें। प्यूबर्टी लड़कियों में लगभग 2 से 2.5 साल पहले प्रारंभ होती है। यौनारंभ 2 से 2.5 साल पहले दिखाई देता है लड़कों की तुलना में। इसका मतलब ये है कि एक ही उम्र की लड़की जो है लड़के से ज्यादा लंबी दिखाई देती है और मैच्योर दिखाई देती है, उसका मसल मास भी ज्यादा होता है। लेकिन जब बॉयज में ये चीजें किशोरावस्था आती है, डेवलप होते हैं, तो एट द एंड आखिरी तक आते आते किशोरावस्था के लड़कों में लड़कियों की तुलना में मसल मास ज्यादा होता है और स्केलेटल मास ज्यादा होता है। और ये लड़कों में देर से प्रारंभ होती है। लड़कियों में 2 से 2.5 साल पहले प्रारंभ होती है, जो कि लगभग लड़कियों की उम्र में 12 से 13 साल में होती है, और लड़कों में वही ये चीज 14 साल से प्रारंभ होती है। अगर हम लंबाई की बात करें कि किशोरावस्था के अंत तक उनको कितनी लंबाई में बढ़ोतरी होती है, तो लड़कियों में ये 18 to 39 सेंटीमीटर की लंबाई में इंक्रीज होता है, बढ़ती है लंबाई, और वहीं लड़कों में ये 21 to 45 सेंटीमीटर तक लंबाई में बढ़ोतरी होती है। तो हम इससे देख सकते हैं कि लड़कों में लंबाई की वृद्धि किशोरावस्था में लड़कियों की तुलना में ज्यादा होती है। अभी हमने बात की लैंगिक परिपक्वता की, तो इसके कुछ लक्षण भी हैं जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि लड़कियों और लड़कों में ये दोनों लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो प्राथमिक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो मिनार्की, रजोदर्शन, जो मैंने बताया कि ब्लड का हर महीने 3 से 4 दिन आना, और ओवरीज का डेवलपमेंट यानी कि अंडाशय का विकास होना। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, गौड़ लक्षण जो होते हैं वो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और हिप्स के साइज और शेप में परिवर्तन होना। वहीं बॉयज में ये लक्षण भिन्न होते हैं। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि टेस्टिस का विकास होना, और गौड़ लक्षण होते हैं बालों का आना जैसे दाढ़ी मूंछ, आवाज का भारीपन होना और कंधों का चौड़ा होना। ये दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की कि किशोरावस्था में उनकी पोषण की आवश्यकता क्या होती है। तो 3 तरह की चीजें हैं जो पोषण की आवश्यकता को प्रभावित करती हैं। एक तो उनका खुद का सेक्स हो गया, गर्ल्स में अलग है, बॉयज में अलग है। इसके अलावा उनकी उम्र, उनकी यौनारंभ की स्थिति और उनकी वृद्धि का दर, ये 3 चीजें भी
उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा है, एक 13 से 15 साल और दूसरा 16 से 18 साल। इन दोनों ही ग्रुप्स में लड़के और लड़कियों की आवश्यकताएं अलग अलग बताई गई हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये खास ध्यान रखना है कि जैसे कि हम नॉर्मल बात करते हैं कि रोटी खाई कि नहीं खाई, चावल खाया कि नहीं खाया बच्चे ने, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अनाज और दालों के सेवन के साथ साथ बच्चे के आहार में, किशोर किशोरियों के आहार में हमें समुचित मात्रा में दूध, दही, दूध से बनी हुई चीज़ें, साथ साथ फल, हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। इस अवस्था में जो ऊर्जा की आवश्यकता है, प्रोटीन, लौह तत्व और कैल्शियम, इन चारों पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ जिंक की भी, जो ये सभी चीज़ें प्रॉपर ग्रोथ यानी कि वृद्धि को समुचित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। और जैसे कि हमने बताया कि ये जो अवस्था है, किशोरावस्था, बहुत ही एक्टिव अवस्था है। इसमें बच्चा एक्टिव रहता है और अपने आसपास के वातावरण से जुड़ा रहता है, इसलिए ये आवश्यक है कि इसको समुचित मात्रा में हम पोषक तत्व प्रदान करें। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ी हुई होती है क्योंकि उनकी हड्डियों का विकास हो रहा होता है। आयरन की मात्रा इसलिए बढ़ी हुई होती है क्योंकि उसमें ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और जिंक की मात्रा इसलिए बढ़ी होती है क्योंकि जिंक हमारे प्रजनन अंगों के विकास के लिए सहायक होता है। आयरन की आवश्यकता लड़कियों में लड़कों की तुलना में ज़्यादा होती है क्योंकि उनको हर महीने कुछ न कुछ मात्रा में ब्लड निकलता है, इस वजह से उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ पे खास ध्यान रखना है कि उनके आहार में दूध, अंडा, मांस के साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां और फल समुचित मात्रा में हो ताकि उनको कैल्शियम, आयरन के साथ साथ विभिन्न विटामिन जो कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें मिल सके। अगर हमें ये जानना है कि वो बच्चा कैसा है, हेल्दी है कि नहीं है, या उसका आहार बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि उस बच्चे को वो बैलेंस्ड डाइट ले रहा है, इसके लिए हम देख सकते हैं कि वो बच्चा बीमार तो नहीं पड़ रहा, उसे थकान तो नहीं महसूस हो रही है, उसका स्टेमिना कैसा है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप ऑब्जर्व करके ये जान सकते हैं कि बच्चे की डाइट हेल्दी है कि नहीं है। और इसको देखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर स्कूल जाने से पहले वो बच्चा प्रॉपर ब्रेकफास्ट करे और उसको जो हम पैक्ड लंच दें वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। सभी फूड ग्रुप्स को सम्मिलित करके हमको उसके लिए पैक्ड लंच बनाना चाहिए, होम मेड होना चाहिए और टेस्टी होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बच्चे खास तौर से घर का खाना ना पसंद करके बाहर का खाना पसंद करते हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च NIN के द्वारा दी गई RDA रिक्वायरमेंट है जो खास तौर से किशोरावस्था में दी गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि 13 से 15 साल के लड़के और लड़की और 16 से 18 साल के लड़के और लड़कियों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग बताई गई है। जैसे कि हम बात करें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की बात करें तो 13 से 15 साल के लड़के और लड़की दोनों के लिए 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन की कैल्शियम की आवश्यकता बताई गई है। वहीं ये 16 से 18 साल में ये 1050 मिलीग्राम प्रतिदिन है। और अगर हम आयरन की बात करें तो लड़के और लड़कियों में भिन्नता है। जैसे कि बॉयज़ में 13 से 15 साल में 22 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता बताई गई है और लड़कियों में 30 मिलीग्राम। आप देख सकते हैं कि लड़कियों में ज़्यादा आवश्यकता है आयरन की। उसी तरीके से 16 से 18 साल में लड़कों में 26 मिलीग्राम और लड़कियों में 32 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता बताई गई है। ये एक बैलेंस डाइट है जो ये बताती है कि किशोरावस्था में किसी भी लड़के या लड़की की आहार में जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनकी कितनी मात्रा शामिल होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको गर्ल्स का बताती हूँ कि उसके दिन भर के आहार में उसको लगभग 330 ग्राम अनाज लेना चाहिए, 60 ग्राम दालें लेनी चाहिए, 500 ml तक दूध या दूध से बने हुए पदार्थ लेने चाहिए, 100 ग्राम तक उसे रूट्स एंड ट्यूबर्स लेने चाहिए, 100 ग्राम तक उसे हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए, 200 ग्राम तक उसको अदर वेजिटेबल जैसे कि टमाटर, बैगन, कद्दू, लौकी ये सब लेना चाहिए, 100 ग्राम तक फल, 25 ग्राम तक शर्करा और 40 ग्राम तक वो वसा ले सकता है। इस प्रकार ये एक बैलेंस डाइट बताई गई है अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से बॉयज़ एंड गर्ल्स में।
अब हम बात करेंगे आगे कि वो कौन से कारक हैं जो किशोरावस्था के खाने पीने की आदतों को प्रभावित करते हैं। इसके लिए हम डॉक्टर अंकिता से बात करेंगे। डॉक्टर अंकिता, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन से कारक हैं जो एक किशोरावस्था में उनके खाने पीने की आदतों को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर शालिनी। अब आपने अभी तक ये कवर किया कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी होती है एक किशोर अवस्था में। अब अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला कारक जो हम देखते हैं वो ये है कि किशोर अवस्था में युवा अपने साथ के अपने मित्रों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो उनकी जो खान पान की आदतें होती हैं वो सबसे ज़्यादा उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं, और ऐसे में बहुत सारे जो किशोर हैं वो अपने मील्स को स्किप करते हैं, बाहर का भोजन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन सब परिस्थितियों में जो परिवार है या फैमिली है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फैमिली जो है वो किशोरों को एक साथ बैठ के खाने की आदत ये इनकलकेट करना सिखा सकती है। ब्रेकफास्ट या कोई भी एक मील जो दिन का है वो साथ में खाएं, इस पर जोर दिया जा सकता है परिवार के अंदर। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे किशोर जो हैं वो मील्स को वज़न को कम करने के लिए या तो मील नहीं लेंगे या फिर कोई पर्टिकुलर क्रैश डाइट फॉलो करने लगते हैं। तो ये भी उनकी एक खान पान की आदत है जो हम आजकल काफ़ी देख रहे हैं। इसके अलावा रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया ये भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं किशोरों की खान पान की आदतों को। इसके अलावा जो फूड से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स हमारे टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया पे आते हैं, उनको देखकर भी किशोर ये अपने पेरेंट्स से कहते हैं या खुद बाज़ार से वो चीज़ें लेकर खाते हैं जो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी या क्रिकेटर एंडोर्स कर रहा है। सो दे आर मोर यूज टू eating out and eating those foods which are being endorsed by some celebrity, and they try and miss breakfast at their home, breakfast या dinner कुछ ना कुछ वो बाहर से consume करते हैं। So and to look slim, even adolescent girls are missing the important meals, which is leading to a deficiency of different nutrients in their diet. इसके बाद अगर मैं ये बताऊं कि कौन से ऐसे किशोर अवस्था में ऐसे कौन से कारक हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम एडोलेसेंट्स की डाइट प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक ये है कि हमें एक बैलेंस डाइट प्लान करनी है जिसमें कि सभी फूड ग्रुप्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हों। सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दी शुड बी देयर इन एडिक्वेट अमाउंट। और इसके साथ साथ कोई भी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक, इनको मिस नहीं करना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, जो किशोरावस्था में लड़कियां हैं, उन्हें अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज वो लौह तत्व मेंसेस के थ्रू उनके शरीर से उसका लॉस होता है। सो रिप्लेनिश करने के लिए उन्हें ज़रूर अपनी डाइट में कुछ आयरन के सोर्सेस को इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा कैलोरी एंड प्रोटीन के भी उचित स्रोत अपनी डाइट में रखने चाहिए, बिकॉज ये एक मसल बिल्डिंग, मसल ग्रोथ की स्टेज है। सो कैलोरी, ऊर्जा और प्रोटीन के भी उचित स्रोत डाइट में सम्मिलित होने चाहिए। इसके अलावा हम अक्सर देखते हैं कि एडोलेसेंट्स की जो डाइट है वो उनके इमोशन से जुड़ी होती है कि मम्मी या पापा से लड़ाई हो गई तो खाना नहीं खाएंगे। सो ईटिंग पैटर्न को अगर हम इमोशन से इंडिपेंडेंट कर पाए फॉर द एडोलेसेंट, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा रेशा बहुत ज़रूरी है। मैनी एडोलेसेंट्स नाउ आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। सो फाइबर को इंक्लूड करने के लिए हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उनको फोकस करें कि एटलीस्ट आपको एक फ्रूट खाना है, 100 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है। ऐसे हम उन्हें डाइटरी गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। टुडे व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि एडोलेसेंट्स के पास टाइम नहीं होता है। स्कूल से आते हैं, फिर कोचिंग क्लास का टाइम है और फिर कुछ और होमवर्क करना है। दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी। सो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एडोलेसेंट्स।
अब अगर हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अडोलेसेंट्स इस एज ग्रुप में फेस करते हैं, सो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच एन अडोलेसेंट गोज थ्रू। जैसा कि आपने अभी बताया कि एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है जिसमें कि बच्चा एक स्कूल एज से अडोलेसेंस में आ रहा है एंड देन स्लोली ही इज ट्रांजिशनिंग इनटू एन अडल्ट। सो देर आर फिजिकल चेंजेस, देर आर इमोशनल चेंजेस, एंड देन देर आर दोज डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जिसको कि पेरेंट्स को मीट करना है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एन अडोलेसेंट एट टाइम्स फॉर द पेरेंट्स। सो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे प्रॉब्लम देखी जाती है वो ओबेसिटी की। आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि अडोलेसेंट्स आर कुछ भी इमोशनल बैगेज से ओवरकम करने के लिए वो ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड खाना शुरू कर देते हैं, बी इट कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब जो हाई कैलोरी हाई डेंसिटी फूड्स हैं, दे आर एंड सो टू से जीरो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, इनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर कोई भी जो अडोलेसेंट है वो ओवरवेट है तो उसका एक मजाक भी आजकल बन जाता है इन देयर पीयर ग्रुप। सो it becomes very difficult to counsel such adolescents in today's times। और adolescents अगर obese है so adulthood में ट्राइग्लिसराइड्स हाई होने की, डायबिटीज होने की, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ जा रही हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट को कम करने के लिए अडोलेसेंट कोई क्रैश डाइट नहीं ले, बिकॉज क्रैश डाइटिंग से क्या होगा, दे विल स्टार्ट डेप्लीटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर बॉडी, वाइटामिन्स और मिनरल्स का भी लॉस होने लगेगा एंड दे माइट बिकम मोर एनेमिक। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू गिव देम द राइट काउंसलिंग फॉर द राइट न्यूट्रिएंट्स टू कंज्यूम। इसके अलावा अडोलेसेंट्स जो कि अगर किसी स्पोर्ट्स या खेलकूद में इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी अपने भोजन को ऐसा रखना है कि सारे ही फूड ग्रुप्स जो हैं वो उनकी डाइट में इंक्लूड किए जाएं। इसके अलावा अगर कोई एडोलेसेंस डायबिटिक है तो उनकी डाइट में सारे फूड ग्रुप्स हों, इंसुलिन की सही डोजेज और सही मात्रा लें। और अगर एडोलेसेंस मुहासों या एक्ने से ग्रस्त हैं तो ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि एक्ने जो है ये कोई डाइट से रिलेटेड नहीं है। अगर वो कोई भी स्वीट्स या कुछ खाना बंद कर दे रहे हैं तो इट विल नॉट लीड टू अ डिक्रीज इन एक्ने, इट विल ओनली कंट्रोल इट टू सम एक्सटेंट। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो एक न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट लें, अपनी स्किन की हेल्दी केयर करें। और जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये उनके सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हार्मोनल एक्टिविटी से लिंक्ड होता है। सो these sebaceous glands become overactive in adolescence, so it becomes important कि to maintain hygiene and cleanliness in adolescent period to prevent acne। then alcohol या मदिरा सेवन भी एक समस्या है जो अडोलेसेंट्स में देखी जाती है। मोस्टली इट इज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ द पीयर ग्रुप, पीयर इन्फ्लुएंस में अडोलेसेंट्स इसमें इंडल्ज करते हैं। बट ये ध्यान रखने की बात है कि इससे आपका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या ये आपकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं करेगा एंड इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ। इफ दे बिकम एन एडिक्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। सो इसको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डायबिटीज़ की जैसे मैंने बात करी कि इंसुलिन पर जो डायबिटिक्स हैं उनको जो जुवेनाइल डायबिटिक्स हैं, ऐसे भी कई किशोर होते हैं जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो उन्हें भी अपनी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसके साथ साथ इंसुलिन के डोजेज और टाइमिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए और फीस्टिंग एंड फास्टिंग दोनों को अवॉइड करना चाहिए। दे शुड नॉट इंडल्ज की व्रत रख लिया या एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लिया, दोनों ही जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। एंड दे शुड अवॉइड स्वीट्स एंड फ्राइड फूड्स एंड स्नैक्स इन देयर डाइट। सो और इसके अलावा टीनेज प्रेगनेंसी भी एक परेशानी है, एक समस्या है जो देखी जाती है उन परिवारों में जिनमें बच्चियों की शादियां कम उम्र में हो जाती है। तो ऐसी किशोरियों को भी एक पोषक आहार जिससे कि माता और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें वो देने की आवश्यकता है।
सो अगर हम आज के लेक्चर को सम अप करें तो हमने ये देखा कि एडोलेसेंस जो है ये एक बहुत ही तेज वृद्धि का फेज होता है, और जिसमें कि बच्चे में सेक्सुअल मैच्योरेशन भी हम देखते हैं, और इसमें शरीर के बनावट में, उसके वजन में, उसकी लंबाई में, हर किसी में बदलाव देखे जाते हैं, और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी इस पीरियड में काफ़ी चेंज होती हैं, और इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए एक बैलेंस्ड और एडिक्वेट डाइट देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो भी समस्याएं इस अवस्था में है बच्चे से रिलेटेड, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे ओबेसिटी हो, उनको अगर हम सही समय रहते ट्रीट कर लेंगे, देन वी कैन हैव अ हेल्दी एडल्ट इन द लेटर ईयर्स। आज के इस सेशन में हमने काफ़ी कुछ जाना किशोरावस्था के बारे में, और अब हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार।